नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में लगातार कयास लगाया जा रहा है आखिर किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। ऐसे में आज हम बताएंगे आखिर किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है और पिछले चुनाव में उन्होंने कितनी सीट जीती और कितनी रिटेन कर पाएंगी और कितनी उसमें बढ़त बना पाएंगी। इस पर तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है चुनावी विश्लेषक चौधरी CS सिवात साहब। उनसे बात करेंगे आखिर हरियाणा का माहौल क्या है और किस पार्टी को कितनी सीट मिले। सिवात साहब, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे माहौल को आप? अमित भाई, धन्यवाद आपका। वो पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी कितनी नहीं, वो तो पहले हमारा बात बता चुके, अपना वो पहले वीडियो अपने बनाया था। हाँ, थर्ड पार्ट में क्या माहौल है? अब मैं इसमें बताता हूँ कि जो पिछली बार जो 2019 का जो विधानसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव में जो सभी पार्टियों ने जो हरियाणा में जो सीटें जीती थी, उनमें से कौन कौन सी पार्टी कितनी कितनी सीट लूज कर सकती है। जो बच जाएंगे वो तो रिटेन हो ही जाएंगे, और कौन सी गेन कर सकती है। यानी कि रिटेन एंड गेन में फर्क है ना। रिटेन मतलब बरकरार रखना, गेन मतलब और नई हासिल करना। तो उसमें बताता हूँ, पिछली बार जो 2019 का जो इलेक्शन था, तो उसमें बीजेपी को 40 सीट मिली थी। जी बिल्कुल। लेकिन आदमपुर की जो सीट थी वो पहले उसमें कांग्रेस के पास थी, और बाद में वो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए। वहां में बाई इलेक्शन हो गया, और बाई इलेक्शन होने से बीजेपी की सीट हो गई 41 और कांग्रेस की हो गई 30। पहले कांग्रेस को 31 मिली, 30 हो गई। तो यानी कि 41-30 का मानो आप। अब उस 41 सीट में से बीजेपी, जो मुझे लगता है वो ये है कि 9 सीट बीजेपी लूज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, यानी 50-50 का मामला है। वो 9 सीट आपको बताता हूँ। बाकी 32 सीट मुझे लग रहा है वो रिटेन कर जाएगी। उसमें पहली सीट है कलायत, ये कुरुक्षेत्र लोकसभा से। दूसरी सीट है कैथल, ये भी कुरुक्षेत्र लोकसभा की है। तीसरी सीट है गन्नौर, ये सोनीपत की है। चौथी है राई, ये भी सोनीपत की है। पांचवी है फतेहाबाद, सिरसा लोकसभा की। छठी है रतिया, ये कन्फर्म लूज करेगी बीजेपी। छठी जो सीट में बता रहा हूँ रतिया, ये इस बार कन्फर्म लूज करेगी, और ये कन्फर्म रूप से कांग्रेस को जाएगी, और किसी को नहीं, कांग्रेस को जाएगी। उसके बाद 7वीं सीट है कौसली। मैंने अभी बात की, कौसली जो है उसको लूज बीजेपी कर सकती है। कौसली की लूज हो सकती है, वो समीकरण पर डिपेंड करेगा। कांग्रेस की टिकट किसको मिलती है और यहाँ से टिकट मिलती है, उसको डिपेंड करेगा। 50-50 मानो, आज हम 50-50 छोड़ते हैं। अगली 8वीं सीट है हथीन, फरीदाबाद लोकसभा से, और 9वीं सीट की होडल है फरीदाबाद लोकसभा से। तो ये 9 सीटें, इसमें एक कन्फर्म है प्रत्या, ये बीजेपी लूज करेगी ही करेगी। अब बताता हूं कांग्रेस की। जी, कांग्रेस की 30 सीट बता दी मैंने आपको। 30 में से 5 सीट कांग्रेस लूज कर सकती है। पहली सीट है कालका, सिरसा लोकसभा से। दूसरी सीट है सोनीपत, ये सोनीपत जो सीट है, ये सोनीपत की लोकसभा से है, और यहां पे बड़ा नेक टू नेक फाइट है। वैसे लिटिल बिट एज बीजेपी को है। तीसरी सीट है तोसाम, ये कन्फर्म लूज करेगी कांग्रेस, वो किरण चौधरी उसमें बीजेपी में आ गई है। और उसके बाद सीट है, ये भीम महेंद्र भिवानी की सीट है, ये तोसाम। उसके बाद चौथी सीट है रेवाड़ी, जो रेवाड़ी सीट भी कांग्रेस लूज कर सकती है। 50-50 है। टिकट वितरण पर निर्भर करेगा किस कैंडिडेट को बीजेपी की टिकट मिलती है। कांग्रेस का तो कन्फर्म है उनको टिकट मिलेगी। और क्या माहौल होता है, कौन कौन चुनाव में होते हैं। 5वीं सीट है फरीदाबाद NIT, फरीदाबाद लोकसभा से। ये फरीदाबाद NIT की सीट कन्फर्म लूज कांग्रेस करेगी ही करेगी। यानी कि एक कन्फर्म यहाँ है जो लूज कांग्रेस जरूर करेगी, और एक कन्फर्म वहां है। बाकी जो है ना, 2 9 और 5 14 हो गई नहीं, 14 में 2 कम कर लो आप, 12 सीट हैं। 12 सीट में नेक टू नेक फाइट यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की होगी, तीसरी पार्टी की नहीं होगी। शिवाज साहब, इसमें एक और बात सामने आ रही कि जो लूज करने का मामला है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ज्यादा दिखाई दे रही है। वो 9 लूज कर रही है, वो 5 लूज कर रही है। नहीं, मैं बताऊंगा अभी। मुझे अब मैं ये भी बताऊंगा वो गेन कौन कितनी कर रही है, नई सीट कितनी गेन कर रही है, उसे बता देता हूं मैं आपको। उनकी सीट का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन सी सीट गेन कर रही है। देखिए, गेन की बात मैं अगर करूं तो वो लोकसभा वाइज बताऊंगा आपको। गुड़गांव जो लोकसभा है, अपनी गुड़गांव जो लोकसभा है, उसके अंदर
रेवाड़ी तो है ही 50-50। बादशाहपुर सीट बीजेपी कन्फर्म रूप से गेन कर रही है इस बार, जो कि इंडिपेंडेंट के पास थी। यदि वहां पर भी टिकट वितरण गड़बड़ हो गया तो? नहीं, टिकट वितरण कुछ भी हो, किसी को टिकट मिले बादशाहपुर सीट बीजेपी जीतेगी इस बार। ठीक है, कोई इफेंट बट की बात नहीं है, किसी को टिकट मिले बादशाहपुर सीट बीजेपी जीतेगी, बादशाहपुर सीट बीजेपी गेन कर रही है। अब आते हैं महेंद्रगढ़ भिवानी। इसके अंदर जो बाढ़ड़ा जो सीट है, उसमें बाढ़ड़ा की सीट जो है वो कांग्रेस गेन कर रही है, जेजेपी से गेन कर रही है। हाँ, जेजेपी के पास जेजेपी से गेन कर रही है बाढ़ड़ा सीट, और जो बीजेपी गेन कर रही है यहीं महेंद्रगढ़ भिवानी में वो तोसाम की सीट बीजेपी गेन कर रही है, बाढ़ड़ा की सीट जेजेपी से कांग्रेस गेन कर रही है। अब आते हैं रोहतक में कौसड़ी की सीट है जो 50-50 में चल रही है। अब आते हैं फरीदाबाद, वहां फरीदाबाद एनआईटी की सीट में बता दूंगा बीजेपी गेन कर रही है, कांग्रेस से गेन कर रही है। पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी, नीरज शर्मा, अब ये बीजेपी गेन कर रही है। अब आते हैं अम्बाड़ा में एक सीट है कालका, ये बीजेपी गेन कर रही है कांग्रेस से, बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है कांग्रेस से। अब आते हैं कुरुक्षेत्र, इसके अंदर एक गुहला सीट है जिसको कि कांग्रेस जेजेपी से गेन कर रही है, यानी पहले जेजेपी के पास थी, इस बार कांग्रेस को जाती दिख रही है गुहला सीट। अब आते हैं करनाल के अंदर नीलोखेड़ी, ये नीलोखेड़ी जो है बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है, और ये पहले इंडिपेंडेंट के पास थी, तो इंडिपेंडेंट से गेन कर रही है बीजेपी करनाल में नीलोखेड़ी। अब आते हैं सोनीपत में कोई सीट ऐसी नहीं है जो कि गेन हो रही हो, मतलब वो रिटेन वाली बात ही है, बराबर हाँ। अब आते हैं सिरसा में जो ना रतिया सीट है, रतिया जो कि कांग्रेस गेन करती दिख रही है बीजेपी से, रतिया की सीट। और अब आते हैं हिसार में भी ऐसी कोई सीट नहीं जो गेन वाली बात नहीं है, रिटेन वाली बात है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, कांग्रेस तो टोटल जो गेन करती हुई दिख रही है वो है 7 सीट, और बीजेपी जो गेन करती हुई दिख रही है वो है 5 सीट। 5 सीट बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है, कांग्रेस 7 सीट गेन करती हुई दिख रही है। लेकिन इसमें फर्क हो रहा है, अब बीजेपी जो 5 सीट गेन कर रही है वो 3 कांग्रेस की गेन कर रही है और 2 अदर्स से गेन करती हुई दिख रही है, 2 अन्य से और 3 कांग्रेस। और कांग्रेस जो 7 सीट गेन कर रही है उसमें बीजेपी की 1 ही सीट है और 6 अदर्स की, हाँ, तो कहीं ना 6 अदर्स की गेन कर रही है, यानी बीजेपी को नुकसान नहीं है, बीजेपी को 1 ही सीट का नुकसान हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस 7 सीट गेन कर रही है, लेकिन इसमें 1 बीजेपी की गेन कर रही है, बाकी उसकी। अब इसमें एक बात और करते हैं, इसमें बात करते हैं आईएनएलडी की। हाँ, इन्हें जेजेपी हम कैसे बोल सकते हैं, आईएनएलडी की बात करते हैं। अब जेजेपी और रह गई, आईएनएलडी में जो है रिटेन तो आईएनएलडी के कंफर्म है, वो कर जाएगी। जेजेपी की कोई सीट मुझे नहीं लगता कोई रिटेन होगी, सारी सीट हार रही है, सब सीट पे बीजेपी है। जेजेपी की कोई टिकट लेना नहीं चाहेगा, उनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। शिवाजी साहब, जेजेपी विरोधी तो नहीं हो आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तो सच्चाई बता रहा हूँ, जेजेपी की टिकट लेने का कोई इच्छुक नहीं है। दुष्यंत चौटाला बड़े नेता है, युवा नेता है, मान लिया नैना चौटाला, वक्त की बात हो सका 2029 में जेजेपी का बहुत बड़ा हो, लेकिन इस बार नहीं है। मुझे ये लगता है कि कोई इंडिपेंडेंट लेना पसंद कर लेगा, लेकिन जेजेपी की टिकट लेना पसंद नहीं करेगा इस बार। उनके दिमाग एक बात वजह क्या लगती है आपको? वजह ये है उनको कुछ साल पहले तक जेजेपी फेवरेट पार्टी थी। वजह की मैं बताता रहा हूँ ना, मैं मतलब कैंडिडेट के दिमाग में ये बात है कि जेजेपी की टिकट ली और हार हुई, यानी कि उनको मतलब एक परसेप्शन घर कर गई है, कहीं ना कहीं धारणा परसेप्शन घर कर गई है दिमाग में। अब आईएनएलडी की बात करते हैं, इनेलो जो है ना, इनेलो 1 सीट रिटेन कर जाएगी। और इनेलो की एक बात और है, अब मुझे ये लगता है कि इस बार जो है ना, इस बार इनेलो 5, 7, 8 सीट पे ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी, मतलब कहीं ना कहीं वो जेजेपी वाले प्रदर्शन करेगी। सीट उसको कितनी मिलती है बाकी वो तो देखना होगा। अब आप आगे एक चौधरी साहब, एक और बात है कि अभी बीजेपी ने एक बड़ा दाव चला, उम्मीदवार जो सीएम कैंडिडेट था किसके चेहरे पर चुनाव लड़े जाएगा, ये एक बड़ा मैटर करता है चुनाव से पहले। तो अमित शाह पंचकुला पहुंचे और उन्होंने कहीं नायब सैनी साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह दी। इसके चलते राव इंद्रजीत सिंह लगातार खुद चुनाव के बाद उन्होंने खुद कहा कि मोदी को तो हमने पीएम बना दिया, सीएम कौन होगा। कहीं ना कहीं उनके कशक है कि वो भी शायद सीएम की दौड़ में वो भी हैं। इधर रामविलास शर्मा की बात करें, उधर कृष्णपाल गुर्जर के भी मन में भी था, उधर कैप्टन अभिमन्यु, उधर फिर बात ओपी धनखड़, तमाम ऐसे जो नेता थे कि उनके मन में भी चाहते कि शायद उनके नंबर लग जाए, उनकी लॉटरी लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूर्ण विराम लगा के चले गए शाह साहब। आपको नहीं लगता है आत्मघाती कदम है बीजेपी का?
नहीं, मैंने आपको पहले भी मैंने कहा था कि मुझे ये लगता था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगी, और मैंने ये भी कहा था अगर डिक्लेयर करेंगे तो नुकसान होगा। हाँ, तो बीजेपी ने कर दिया। तो बीजेपी ने कर दिया। तो मैं इस बात से, मेरी ये समझ से बाहर है बीजेपी ने जो है ना वो कैसे डिक्लेयर कर दिया, वो नफा नुकसान तो वो जाने, लेकिन मुझे लगता था कि डिक्लेयर नहीं करती तो ज्यादा बेटर रहता, जो फायदा होता है। तो बीजेपी जाहिर सी बात है, सब पूरी ताकत के साथ लगते। राव साहब भी पूरी ताकत, हो सकता है उनका नंबर आ जाए। हाँ, तो कहीं ना कहीं मायूसी तो है ना, कहीं बताता हूँ मैं मायूसी। अब हर फील्ड दक्षिण में बात कर ले तो राव साहब के फॉलोअर, मुझे ये लगता है कि बीजेपी ने डिक्लेयर जो किया है ना वो इसलिए किया है कि वो मतलब हम लोगों के साथ जब चुनाव में जब जाए तो ओबीसी वर्ग को एक तरह से वो करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए किया है कि ओबीसी को ये ना लगे कि अभी इनको रखें बाद में इनको चेंज कर दें। तो उनको एक पक्का विश्वास दिलाने के लिए, लेकिन वो भाई यही हम इसको सीएम रखेंगे। लेकिन नेताओं का जो इंटैक्ट वोट था वो तो प्रभाव डाल सकता है ना भाई। राव इधर अहिर अल की बैठ की बात कर लें, 11 सीट सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं, तो 11 सीट पे यदि राव साहब के जो समर्थक हैं या नाराज हैं तो यदि वो खेल हो गया तो उसमें नुकसान नहीं झेलना पड़ जाएगा। ऐसा ही फरीदाबाद में गुजर साहब। नहीं, नाराजगी होना एक अलग मैटर है और सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करना वो एक अलग मैटर है। मुझे नहीं लगता कि नाराजगी कोई होगी, नहीं लगता मुझे। अब राव साहब हैं, राव साहब को टिकट वितरण में पूरा वो देंगे और सारी बात देंगे, उनको सम्मान का ध्यान रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई नाराजगी कोई होगी। तो कांग्रेस को किस तरह, कांग्रेस क्या चेहरे को डिक्लेयर करेगी? आप हालांकि आप मना कर चुके। मैं एक बात और बता दूं कि नहीं, कांग्रेस डिक्लेयर नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस का तो डिक्लेयर ही है। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके अलावा और दूसरा कैंडिडेट कौन है? और मैं एक बात और कहूं, शैलजा क्यों? शैलजा नहीं, देखो ऐसी बात है। मैं एक बात कहूं, अगर मैं ये कहूं कि हुड्डा से ही कांग्रेस है हरियाणा में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन पार्टी जितने बड़े क्या पार्टी ये चाहेगी कि एक व्यक्ति को पार्टी से बड़ा बना दिया जाए? मैं ये बता रहा हूँ, अब इस समय में हुड्डा जितने बड़ा कद का नेता कांग्रेस में एक भी नहीं है। बीजेपी ने हुड्डा को अंदर डाल दिया तो? नहीं, ये सब रूमर है। और अगर पिछली बार हुड्डा को पहले से कमान दी जाती तो कांग्रेस 31 सीट से ऊपर जा सकती थी। तो हुड्डा से बड़ा कद, मैंने कहीं ना कहीं घोषित सीएम घोषित है। अब आम आदमी पूछ लो, कांग्रेस आई सीएम कौन बनेगा? कहेगा हुड्डा बनेगा। हाँ, तो कहीं वो मतलब क्लियर है। और हुड्डा के अलावा सीएम कौन बनेगा? ऐसा ना कोई भजनलाल वाला खेल हो जाए हुड्डा के साथ। नहीं होगा कि हुआ तो है ना कुछ भाई, 67 सीट जीत के आते हैं भजनलाल के नाम पर, सीएम हुड्डा को बना देती है। इस बार क्यों नहीं हो सकता? अरे बाबा, कांग्रेस अगर हरियाणा में आई तो हुड्डा के दम पे आएगी। तो हुड्डा को सीट जीत के हुड्डा के नाम से और शैलजा को बना दे सीएम। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब ये तो हो गई, बीजेपी को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है ना इसका, नेगेटिव जो माइनस भी हो सकता है इसके लिए, माइनस पॉइंट सीएम चेहरा डिक्लेयर करना। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, नुकसान हो सकता है। मैं ये कहता हूँ अगर मान लो अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो ज्यादा बेटर होता, मेरा ये मानना है। और इसमें प्लस क्या है? नहीं, प्लस ये है कि ओबीसी वर्ग जो है ना उनको मतलब ये विश्वास हो गया कि हाँ सीएम यही रहेगा, और ओबीसी वर्ग को इंटैक्ट रखने के लिए हुए। अच्छा, एक बात और करना, जो एससी मतदाता था लोकसभा चुनाव पूरी तरह से करीब, जो एक मोटा डेटा जो सामने आया है, करीब 63% जो एससी मतदाता थे, 60 से 68% वो चले गए कांग्रेस के साथ। क्या वो रिटेन कुछ करेंगे बीजेपी? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जो एससी का जो वोट लोकसभा में जो गया था ना कांग्रेस को, मुझे लगता है कि विधानसभा में इतना वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा एक वोट वो जाएगा, लेकिन इतना नहीं जाएगा लोकसभा में, क्योंकि इस बार लोकसभा का जो चुनाव था ना वो बिल्कुल लोकल इश्यूज पे था। भी एक बात की, दूसरी बात ये एससी का वो संविधान बचाओ, बदलाव हो जाएगा। वो संविधान बच गया, नहीं, आरक्षण खत्म हो जाएगा। वो मुद्दा तो अभी भी रहेगा ना। नहीं, अब वो राहुल गांधी उसी नैरेटिव पे लोकसभा में काम कर रहे हैं। अब इतनी वो जनता नहीं है, उनको पता है कि अब ये पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है और ये विधानसभा संविधान नहीं बदल सकती, ना कोई आरक्षण खत्म कर सकती है। अब मैं आपको कुछ मेन बात बता दूं आपको अपनी तरफ से कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का मैं बताता हूँ आपको। देखो बीजेपी को क्या प्लस पॉइंट है, कांग्रेस के ना, बीजेपी के क्या माइनस पॉइंट है, कांग्रेस के क्या प्लस पॉइंट है, मतलब उनके प्लस माइनस दोनों बता। पहले तो आईएनएलडी की बात कर देता हूँ। आईएनएलडी जो है ना वो साउथ हरियाणा की बात मैं करूं तो एक हथीन की सीट है फरीदाबाद, जहां उन पर उनका प्रभाव है, उनके पास कैंडिडेट भी ठीक है, और साउथ हरियाणा में आईएनएलडी कहीं नहीं है। क्यों मेवात में कुछ अच्छा कर सकते हैं? नहीं, वो गया जमाना, वो नहीं, पहले भी किया है उन्होंने। पहले तो बात ये लगती, पहले तो वो सत्ता में भी रही थी, अब नहीं है। हथीन में एक सीट है, अम्बाला में यमुनानगर है, और कुरुक्षेत्र में रादौर की सीट है,
और बाकी सिरसा लोकसभा और सिरसा डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर, यहां पे इनेलो बेटर करेगी। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इनेलो सीट जीत जाएगी, यमुनानगर में फाइट दे सकती है। इनेलो की बात करो तो सबसे मजबूत दावेदारी इनेलो की है एलनाबाद और यमुनानगर। तो उनके नेता सबसे बड़े नेता उनके यमुनानगर और एलनाबाद। अब प्लस माइनस की बात करते हैं। बीजेपी की जो कमजोरी है ना, वो एक तो सिरसा लोकसभा में है, और सिरसा लोकसभा में भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर में सिरसा जिले में 5 सीट है। पिछली बार बीजेपी ने नहीं जीती, लेकिन वहां बीजेपी के लिए एक फायदा है कि वहां पे कांग्रेस थोड़ी मगर मालूम मजबूत होती है, तो वहां पे 2 पार्टी और हैं जो मजबूत फंस रही हैं, एक आईएनएलडी और जेजेपी और एक हलोपा। अच्छा, हलोपा, हाँ सही। गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा फंस रही है। 2-3 सीट पे हलोपा का अच्छा असर है और 2-4 सीट पे इनका अच्छा असर है। जेजेपी को आप क्यों छोड़ जाते हैं? जेजेपी का खत्म हो गया, जीरो हो गया काम। जेजेपी का जीरो खत्म हो गया। आप और अदर्स में वो जीतेंगे जो इधर टिकट नहीं मिला, उधर टिकट नहीं मिला, वो जो प्रभावशाली जो लोग होंगे वो जो जाएंगे वो अपने बल पे जीतेंगे, वो कोई पार्टिकल उस पर नहीं जीतेंगे। अब जो आइडेंटिटी की मैं बता रहा हूँ, जो बात कि वो जो सिरसा जो जिला है वहां पर ये ठीक प्रदर्शन करेगी। अब भी ले लो ना आप, पूरे लोकसभा के जो था उसमें सिरसा की जो लोकसभा सीट थी उसमें 90,000 वोट आए राजवीर लौट के, जो इनेलो कैंडिडेट था। यानी कि कुरुक्षेत्र में जो चौटाला साहब खुद लड़े थे, अभी चौटाला साहब उनसे भी ज्यादा वोट लिए, तो वहां पर उनका प्रभाव अभी है, उनका वोट इंटैक्ट है। हाँ, मतलब कहने के लोग खड़े तो लेकिन वहां पर हलोपर वो फाइट करेंगी, तो वहां जब वो ट्राइंगल में जब आएंगी ना, तो हो सकता है चौकोनी मुकाबला भी हो जाए, हलोपा भी, वो भी, कांग्रेस भी, बीजेपी, तो बीजेपी स्टैंड कर जाएगी। मुझे ये लगता है कि 80-82 सीट पे इस बार बाई पोलिंग होगी, यानी बाई पोलर इलेक्शन होगा। बाई पोलिंग मतलब बीजेपी का मुकाबला होगा। 8 से 10 सीट ऐसी हो सकती है जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय या चौकोणीय भी हो सकता है। 2-3 सीट पे चौकोणीय, मतलब फिर ट्रायंगल मुकाबला। लेकिन जो बीजेपी के बागी होंगे, कांग्रेस के बागी होगी, वो भी तो इधर उधर मैं ये देखो, जब तो बढ़ेगा वो त्रिकोणीय चौकोणीय। बीजेपी कांग्रेस हो गया कैंडिडेट, एक बागी हो गया, त्रिकोणीय हो गया ना मुकाबला, और एक कोई येलो पार्टी है तो चौकोणीय हो गया। तो त्रिकोणीय मुकाबला 8-10 सीटों में रहना है। और जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा, या जहां भी अन्य कोई पार्टी या अन्य निर्दलीय कोई उम्मीदवार जो बीजेपी का बागी नहीं है, वो अगर बेटर परफॉर्मेंस करता है तो इसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को। लेकिन बीजेपी के बागी भी तो चुनाव लड़ेंगे साहब, इसको कैसे बोल सकते हैं? वो बीजेपी को नुकसान नहीं करेंगे, वो बीजेपी को नुकसान करेंगे, इसमें कोई शक। रेवाड़ी का हमने पिछली बार देखा था। करेंगे, मैं कह रहा हूं करेंगे। और एक बात आपको और देखनी पड़ेगी, कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है, जैसे बीजेपी के पास इसमें था लोकसभा के चुनाव में, अब आएगा तो मोदी। इस बार प्लस पॉइंट एक परसेप्शन बन जाती है कांग्रेस के पास है। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के पास ये प्लस पॉइंट है, आएगी तो कांग्रेस। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ ना, आएगी तो कांग्रेस, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन कभी ऐसा ना हो जाए, अब जैसे बीजेपी का आएगा तो मोदी और वोट किसी और को दे रहे हैं, और बहुमत से दूर रह गए, बहुमत से दूर रहेगी बीजेपी, तो कहीं ये भी बहुमत से दूर रह जाए। इनकी वीकनेस बताऊँ आपको, 51 सीट मैंने बताई थी, 51 सीट तो 2019 और 14 में जो नहीं जीत पाए। और पिछले इलेक्शन मेरे भाई 27 ऐसी सीट रही है जिनमें 19 में तो जमानत जब्त हुई है कांग्रेस की। 2019 के इलेक्शन में, हाँ 2019 के विधानसभा चुनाव में 27 सीट में से बहुत नॉमिनल जी वोट आई है, और 19 में जमानत जब्त। अपनी सराउंडिंग की बताऊं, अटेली में जमानत जब्त, नांगल चौधरी में जमानत जब्त, पटौदी में जमानत जब्त, बादशाहपुर में जमानत जब्त। तो 27 सीट पे आपकी ये पोजीशन, उसको उठा के ले जाना बहुत मुश्किल काम है। आप 19 पे क्यों जाते, 24 की बात कर लेते ना। 24 पे तो 46 सीट पे आ गए वो। नहीं आगे मैं यही कह रहा हूँ, कांग्रेस लोकसभा में तो आगे आई है ना। मैं ये तो कह रहा हूँ, अब बाई पोलर इलेक्शन होगा, यानी कि 2 पार्टी में ही वोटिंग होगी, तो 2 पार्टी वोटिंग होगी, उसका कांग्रेस को बेनिफिट मिलता रहे। हाँ, नैरेटिव भी जिसके पक्ष में जा रहा है, वो जा रहा है ना उसके पक्ष में, वो दो पार्टी वोटिंग होगी तो उसके पक्ष में जाएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 27 सीट पे जो है ना ये हालत थी कांग्रेस की, तो उसको मैनेज तो करना पड़ा। देखो एक बात बताऊं, बीजेपी के 3 दुर्ग हैं, बीजेपी के 3 सेगमेंट कह सकते हैं। एक तो अर्बन सीट, 32 सीटें हरियाणा में अर्बन सीट जो बीजेपी का दुर्ग है, ठीक है। और मुझे लगता है वो अभेद किला है। हाँ, कहीं ना कहीं अर्बन में भी बीजेपी इतना नुकसान हुआ है पहले के मुकाबले, इतना नुकसान नहीं है। एक है जीटी बेल्ट और एक है साउथ हरियाणा। राव साहब नाराज चल रहे साउथ हरियाणा में। अगर इनमें से कोई किला ढह गया तो बीजेपी को काम हो जाएगा खराब, और मुझे नहीं लगता कि इसमें मजबूत रहेगी बीजेपी। राव साहब और कांग्रेस, राव साहब को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाते, उनकी बेटी को टिकट आप नहीं देते, उनको जो मान सम्मान मिलने चाहिए वो आप उनको नहीं देते,
तो फिर आप किस तरह से ये सोचते हो? देखो वो पार्टी का अपना मसला है और मुझे नहीं लगता कि राव साहब को नाराजगी होगी। और कांग्रेस की जो ना, कांग्रेस का जाट बेल्ट और एक जो है ना सिरसा का, मतलब उसमें वो कांग्रेस को कर सकती है, ये कांग्रेस की मजबूती है। और मैंने बताया कि कांग्रेस को ये प्लस पॉइंट है कि परसेप्शन लगाएगी तो कांग्रेस ही। और लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस जहाँ सिरसा में मजबूत आ रही है वहीं पे जो है ना वो और पार्टियां फंसी हुई है, हड़प्पा, तो ट्रायंगल हो जाएगा वो। तो इस वजह से कह रहा हूँ। अब इसको मैं एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि दोनों पार्टी ऑन एज है। कंक्लूड कर लेते हैं इसको, कंक्लूड ऑन एज है, मतलब यानी कि ना ही तो कोई पार्टी बहुत स्ट्रांग है, ना ही कोई भी पार्टी बहुत कमजोर है। बीजेपी और बराबर सी हैं, दोनों ही बराबर सी हैं। जो 3 महीने में ज्यादा मेहनत कर जाएगा वो जो चुनाव मैनेजमेंट बेहतर कर जाएगा, वितरण और सारे उसमें मतलब कर जाएगा बेहतर, वो बाजी मार लेगा। और इसमें अन्य बहुत रोल अदा करेंगे। अगर अन्य जो है ना वो 15-20 सीट में मतलब फाइट वाइट में भी अगर आ गए तो डायरेक्ट नुकसान कांग्रेस का होगा। और कांग्रेस भी, अब आप कह देते हैं मोदी के नाम पे वोट मिला। एक बात बताओ, रोहतक लोकसभा है, रोहतक लोकसभा में क्या इनका बड़ा प्रभाव नहीं है? इनके नाम पे भी तो वोट मिला है। मिला है। सोनीपत की सीट है, क्या हुड्डा के नाम पे वोट नहीं मिला? मिला है। सिरसा की सीट है, शैलजा क्या वहां शैलजा का प्रभाव नहीं है? शैलजा के नाम पे वोट मिला है। शैलजा को जितनी लीड मिली है इसमें मतलब सिरसा में लोकसभा में, इतनी लीड कांग्रेस को मिलेगी वहां? अब नहीं मिलेगी। विधानसभा में उतना वोट नहीं मिलेगा जितना शैलजा को मिला था। और चाहे भले शैलजा जी प्रचार करें वहां, इतना वोट नहीं, दूसरे को ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं जो उसको वोट मिलता है उतना ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। मोदी फैक्टर था, लेकिन उतना बीजेपी का फैक्टर अब भी रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी है, मान ली बात, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस की कोई लहर है। एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस की वे हो तो बात अलग है। हाँ, सुपड़ा साफ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बता दिया 3 दुर्ग हैं, वो बहुत मजबूत हैं। पहले भी मजबूत था, अभी मुझे मजबूत लग रहा है। इनमें गड़बड़ हो गई तो बीजेपी की हो जाएगी। और ये दोनों ही पार्टी जो ना, यह कहीं कांग्रेस मुगालते में रह जाएगी, हम तो आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस में ना रहे। बराबर का मुकाबला है, दोनों ऑन एज है, धार के तलवार में होगी। देखिए, शिवाज साहब का कहना है कि मुगालते में न रह जाए कोई भी पार्टी, क्योंकि जिस तरह से इनकी ओर से आकलन किया गया है, कहीं ना कहीं बेहद कड़ा मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच में। क्योंकि अब महज 3 महीने चुनाव के बचे हुए, ऐसे में चुनावी प्रबंधन, टिकट वितरण बेहद खास होगा। जिन चेहरों पर दाव लगाए जाएंगे वो ऐसे कौन से चेहरे होंगे, पार्टी के लिए चुनौती होगी। आखिर एक बेहतर उम्मीदवार को लेकर आ जाए जो उनको कहीं ना कहीं जीत दिला सके। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए आने वाले दिनों में बेहद बड़ा चैलेंज सामने वाला है। और आखिर किस तरह से टिकट वितरण होगा, चुनावी प्रबंधन पर पूरा काम करना होगा, तभी जीत की दहलीज तक पहुंचा जा सकेगा। ऐसी किसी और खबर के लिए एक बार फिर से रूबरू हो गए। तब तक के लिए नमस्कार।